हाँ भाई, जय हिंद, जय श्री राम सभी मेरे जुड़े हुए प्यारे साथियों को। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए काम शुरू कर दिया है। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती जल्दी आने वाली है, 2-3 महीने बाद, यानी मई जून में, ऐसा मेरा पूरा अनुमान है। और मैंने मेरे जो लेक्चरर्स साथी हैं, सीनियर हैं, कुछ जूनियर हैं, तो शिक्षा विभाग में आगे भी काम कर रहे हैं, सभी से ऐसा डिस्कस करने के बाद में ये बात मैं बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता देता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती 99% मई जून में आएगी। जून जुलाई हो जाए ऐसा अनुमान में मैं ये नहीं कहता, कभी आप ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगाने लग जाओ कि सर आपने कहा था जून में आएगी, भर्ती आ गई जुलाई में। और ये भी बता देता हूँ, फर्स्ट ग्रेड में बहुत ज़्यादा पद आएंगे, कम से कम 5 से 10 हजार पोस्टें आएंगी फर्स्ट ग्रेड की। बड़ी भर्ती आने वाली है। हमारे चैनल पर हम आपको पेपर फर्स्ट पूरा करवाएंगे और केमिस्ट्री विषय, सेकंड पेपर किसी का केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री भी पूरी कराएंगे। होप एजुकेशन जेएम के चैनल पर भी आप लोगों को पेपर फर्स्ट और केमिस्ट्री कंप्लीट मिलेगी आपको। इसके अलावा सेकंड ग्रेड का भी आने वाली है भर्ती, उसकी जानकारी मुझे 1-2 दिन में मिल पाएगी। रविवार को मैं आप लोगों को ये बता दूंगा सेकंड ग्रेड कब तक आने की संभावना है। तो दोस्तों, तैयारी में जुट जाओ। तैयारी करने वाले बच्चे अब देरी मत करो, अब लापरवाही मत करो। अब ये मत देखो कि भर्ती आएगी, क्योंकि जीतता वही है जो प्रारंभ से दौड़ता है। मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो मैंने ये नहीं देखा था कि भर्ती कब आ रही है, मैंने ये देखा था कि सिलेक्शन करवाना है, और 22वीं रैंक के साथ सिलेक्शन करवाया। आप लोगों को ये नहीं देखना है कि भर्ती कब आ रही है। यदि सिलेक्शन चाहिए तो अभी से दौड़ना प्रारंभ कर दो। दौड़ोगे तो जीतोगे, सोओगे तो हारोगे। मत देखो ये बातें कि सर प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर रखा है, सर ये कर रखा है। कुछ नहीं पढ़ा इन बातों में, कुछ नहीं पढ़ा। घर की परिस्थितियाँ मैंने भी देखी हैं, मुझे भी पता है घरों की परिस्थितियाँ। हम कोई करोड़पति पिता की संतान नहीं है। यदि होते तो यूट्यूब पर चैनल क्यों देखते, पढ़ाई का थोड़ी देखते। हमें क्या मतलब था फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से, रीट से, हैं? तो बढ़िया गाड़ी ले आते। अनिल अंबानी का बेटा कोई तैयारी थोड़ी करता होगा, हैं? अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन या अभिषेक बच्चन की बेटी कोई रीट की या नीट की तैयारी थोड़ी करेगी। क्या मतलब है उनको। इसलिए आप लोग तैयारी में जुट जाओ। हम मध्यम वर्ग के हैं, हमारी घरेलू स्थितियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, हम अच्छी बनाना चाहते हैं। तो एक बार इस जंजाल को, घर के जंजाल को एक बार निकाल करके छोड़ दो। तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो। जीत आपकी ही होगी। सेलेक्ट हैं आप, चयनित हैं आप। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन हो ही नहीं रहा। हम लोग उन लोगों को देख करके थोड़े से निराश हो जाते हैं कि सर हमें, हमारे एक सर हैं कोई एक्स, वो पढ़ा रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। उनका इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं। वो जिस दिन पढ़ाना छोड़ करके तैयारी करने लग जाएंगे ना, उस दिन उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं भी पढ़ाता था प्राइवेट सेक्टर में, बड़ी बड़े नामी संस्थानों में पढ़ाया है, हैं? जानते भी हैं जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं। और आज से नहीं, नौकरी तो मैं 2018 की भर्ती में लगा हूँ, व्याख्याता 2018 में बना हूँ, 2018 वाली भर्ती में। उससे पहले तो 2008-9 में पढ़ाना शुरू कर दिया था। 10 साल पढ़ाया है, बड़े पैसे कमाए हैं। लेकिन फिर भी लास्ट में ये देखा है कि गवर्नमेंट जॉब लगना ज़रूरी होता है। बच्चों को तो हम कभी पढ़ा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। और दूसरा ये भी रहता है कई कैंडिडेट्स को कि सर हम स्कूल छोड़ देंगे तो पीछे बच्चों का क्या होगा। अरे स्कूल वाले मैनेज करेंगे, ये स्कूल वालों की टेंशन है। आप कितने दिन उनकी केयर करोगे। और यदि आप तैयारी नहीं करोगे तो गवर्नमेंट वाले बच्चों का क्या होगा, उनकी भी तो देखो ना। मैं बागोड़ा स्कूल में पोस्टेड था। मैं लास्ट की, मुझे पता चला मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है 3 महीने लास्ट के, जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो मैंने ये प्रयास किया कि मैं पूरा सिलेबस उनको करवा के आऊँ।
जो मुझे पता था मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इन बच्चों का क्या होगा। तो गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे भी तो अपने ही बच्चे हैं, प्राइवेट वाले भी अपने ही बच्चे हैं, उनको तो आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आके पढ़ा देना, बाद में सिलेक्शन हो जाएगा आपका। इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं रखनी है, तैयारी करो। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, उस दिन आपके पिताजी है ना, सफ़ेद कमीज पायजामा पहन करके उसके एक क्रीज डाल करके प्रेस से और किसी विवाह शादी के प्रोग्राम में तिलक लगा करके ऐसे खड़े होंगे ना कि मेरा बेटा लेक्चरर है, तो उनकी शान का वर्णन इंद्र देवता भी नहीं कर सकेगा। इसलिए आप लोग उस शान को मेंटेन करो, सिलेक्शन हो जाएगा, हमारे साथ जुड़ो। अब देखो, महात्मा गांधी जी के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। गांधी जी का बहुत डेली वीडियो आ रहे हैं। मैं केवल महात्मा गांधी जी नहीं पढ़ा रहा, मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा वर्णन करवा रहा हूँ। मैंने मित्रों ये जो मैटर लिया है, ये मैंने जब तैयारी की थी तब NCERT की बुक्स से कलेक्ट करके लिखा है, इसलिए इसमें गलतियों की संभावना नहीं है। फिर भी कोई टाइप वगैरह में छोटी मोटी गलती हो जाती है तो आप लोग सुधार लेना, कई बार बोलने में भी गलती हो जाती होगी। तो ऐसी तो देखो, मैं भी मानव हूँ, आप लोग भी मानव हो। डेली क्लास आ रही है, केवल गांधी जी नहीं पढ़ा रहा मैं आपको आधुनिक इतिहास की सारी बातें इसमें बता रहा हूँ, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बातें की गई हो। आज की ये क्लास छोटी सी क्लास है, इस क्लास को जरा पढ़ो आप लोग, देखो क्या कहते हैं। बात है 31 जनवरी 1930 की, यानी आप लोग जनवरी 1930 याद रखो। जनवरी 1930 में गांधी जी ने यंग भास्कर ना यंग इंडिया नामक एक अखबार में एक लेख छापा था, जिसमें जो उस टाइम का मैकडोनाल्ड, PM मैकडोनाल्ड, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड था और हमारा वायसराय लॉर्ड इरविन था, इनको 11 सूत्रीय मांगों के बारे में लिखा था। ये फर्स्ट ग्रेड में आया भी था जब मैंने पेपर दिया था कि निम्न में से कौन सी मांग उन 11 सूत्रीय मांगों में शामिल नहीं थी। ऐसे आप लोग एक बार पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा आपको। जनवरी 1930 को यंग इंडिया नामक अखबार में गांधी जी ने 11 मांगें रखी। इन्हें 11 सूत्रीय मांग पत्र कहते हैं। ये मांगे गांधी जी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड और भारत के वायसराय इरविन के समक्ष रखी थी। कई बार ऐसा भी आता है कि इरविन के समक्ष कौन सी मांगे रखी, तो यही 11 सूत्रीय मांगे इरविन के समक्ष रखी हैं। वो मांगे थी कि सैन्य खर्च में 50% की कमी की जाए। अंग्रेज सरकार क्या कर रही थी, सेना पर, क्योंकि सेना तो उन्हीं की थी, उच्च अधिकारी उन्हीं के थे। अच्छा, जो निम्न वर्ग के अधिकारी थे वो अपने थे, उनको कुछ पेमेंट देते नहीं थे, सेना पर ज़्यादा खर्चा करते थे। गांधी जी ने कहा कि इस खर्चे को 50% कम करो, ये जनता के टैक्स का पैसा है, जनता के विकास में लगाइए। शराब आदि पर पूर्ण नियंत्रण लगाया जाए। अब अंग्रेज तो शराब के बिना नींद ही नहीं आती उनको। गांधी जी कहते हैं कि दारू पर प्रतिबंध ही लगा दो। भूमि कर में 50% की कमी की जाए। भूमि कर, अब बताओ, किसान से संबंधित सीधा कर था। अब इतना बड़ा टैक्स हुआ करता था कि कई बार किसान के खेत में यदि अनाज कम होता था ना, तो ऊपर से पैसे देने पड़ते थे पूरा अनाज देने के बाद में। ऐसे ऐसे टैक्स हुआ करते थे। गांधी जी ने कहा कि इसको आधा कम करो। 2 बार पढ़ लोगे, याद हो जाएंगे। सैन्य खर्चा आधा कर दो, शराब पर प्रतिबंध लगा दो, भूमि कर आधा कर दो, भारतीयों की आत्मरक्षा के लिए हथियारों के लाइसेंस दिए जाए। एक्चुअली में क्या था, हथियार केवल अंग्रेज रखते थे, हमें हथियार रखने का अधिकार नहीं था। क्यों? यदि हम हथियार रखेंगे तो हम अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर के खड़े हो सकते हैं, ऐसा अंग्रेजों का विश्वास था। गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमें भी हथियार रखने के लिए लाइसेंस दो, हम बंदूक रख सके। असैनिक अधिकारियों, सिविल सेना अधिकारी के वेतन में 50% की कमी कर दी जाए। उस टाइम जो सिविल सेना के अधिकारी हुआ करते थे वो सारे के सारे अंग्रेज ही थे। अब अंग्रेज ही थे, अंग्रेजों को ही वेतन देना था, अंग्रेजों को ही उनकी भर्ती करनी थी, तो उनका वेतन देते थे वो बड़ा बड़ा। जैसे मान लो आज अंग्रेजी शासन हो
और वो कह दे कि अध्यापक पदों पर केवल अंग्रेज लगेंगे और अध्यापकों का वेतन देने लग जाए 5-5, 6-6 लाख रुपए, अपने टैक्स का पैसा अपने देश में ले जा रहे थे वो लोग, हमारा पैसा। इसलिए गांधी जी ने कहा कि ये जो असैनिक पद हैं, जो सिविल अधिकारी है, उनका वेतन आधा करो, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। ध्यान से सुनना, गांधी जी ने यहाँ लिखा राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। इसका मतलब जो कैदी आंदोलन में था, कोई हिंसात्मक कार्य नहीं किया है, जिसने किसी को मारा नहीं है, केवल राजनीतिक कारणों से जिसको बंदी बनाया गया है, ऐसे कैदियों को रिहा कर दिया जाए। आगे गोलमेज सम्मेलन होंगे। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे, प्रथम और तृतीय में नहीं होंगे। गांधी जी के सामने तब अंग्रेज पैर पड़ते हैं और पूछते हैं कि गांधी जी आप गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो, वरना तो गोलमेज सम्मेलन का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और कहते हैं कि आप जो शर्त कहते हो वो मानने को तैयार होते हैं। लेकिन गांधी जी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात करते हैं। यदि वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को छोड़ने की बात करते तो शायद उस टाइम उनको छोड़ दिया जाता। लेकिन क्या गांधी जी की मंशा रही होगी, पॉजिटिव रही होगी या नेगेटिव रही होगी, ऐसा मैं नहीं कह सकता, मुझे पता नहीं है। लेकिन केवल राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात यहाँ गांधी जी कर रहे हैं। गुप्तचर विभाग को समाप्त किया जाए या सार्वजनिक नियंत्रण में दिया जाए। उस टाइम में गुप्तचर विभाग हुआ करता था। वो क्या करता, जो भी लोग नुक्कड़ में गली में ऐसे बातें करते हैं और उनकी बातों को अंग्रेजों तक पहुंचाने का काम किया करता था। अंग्रेजों को लगता कि अमुक व्यक्ति राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहा है या अमुक व्यक्ति हमारे विरुद्ध बात कर रहा है, तो वो उसको रडार पर ले आते, ध्यान रखते और मौका पाते ही उसको गिरफ्तार कर लेते थे या उसके विरुद्ध कार्रवाई कर देते थे। ऐसा था गुप्तचर विभाग। गांधी जी ने कहा कि इस गुप्तचर विभाग को समाप्त करो या इसे सार्वजनिक नियंत्रण में लाया जाए। ऐसे नहीं हो कि गुप्तचर विभाग हर किसी की बात को आप लोगों तक पहुंचाए। आप लोग समझ गए होंगे बात। भी सैन्य खर्चा कम करो, शराब पर नियंत्रण करो, भूमि पर टैक्स कम करो, भारतीयों की आत्मरक्षा के लिए हथियारों का लाइसेंस दो। हम आपके विरुद्ध खड़े नहीं होंगे, हमारी खुद की आत्मरक्षा चाहिए हमें। और सिविल सेवा के अधिकारियों का वेतन कम करो। इस लाइन को ध्यान से देखना, केवल राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। सभी कैदी आते हैं यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी मांग गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगों में नहीं की थी, तो वहाँ आ जाता है। बहुत बार देखा है मैंने, सभी कैदी आ जाते हैं। सभी कैदियों के बारे में गांधी जी ने नहीं कहा था। गुप्तचर विभाग को समाप्त करने की बात कर रहे हैं या सार्वजनिक नियंत्रण में। मद्य निषेध को लागू किया जाए। 1 रुपये की विनिमय दर 1 शिलिंग 1 पैसे के बराबर किया जाए। आप लोग ये ध्यान रखो, मद्य निषेध का मतलब जो शराब, नशीले गुटखे पदार्थ वगैरह वगैरह है, इन पर पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाए, एकदम बंद हो जाए। विदेशी वस्तुओं के आयात को नियंत्रित किया जाए। अंग्रेज क्या करते, हमारे से कच्चा माल खरीदते, विदेश में पक्का माल बनाते, कपड़े बनाते, महंगे भाव में अपने बेचते थे। गांधी जी कह रहे हैं कि आप विदेशी आयात जो है, बाहर से जो भी कपड़े आ रहे हैं उनको कम कर दो, उनको कंट्रोल कर दो, ताकि हम हमारा माल बनाएंगे, हमारे देश में खपाएंगे। इससे स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा और हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। पर अंग्रेज तो इनमें से मानने वाले थोड़ी थे। तटवर्ती क्षेत्र के लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नमक कानून यही तो था। अंग्रेज बनाते नमक, हम बना ही नहीं पाते थे। अब जो तटीय क्षेत्र के लोग हैं, समुद्र के आसपास के रहने वाले लोग हैं, क्या हर्ज थी यदि वो समुद्र के पानी को सुखा करके नमक बना ले? उनका भी रोजगार चल सकता था, लेकिन नहीं। फिर गांधी जी ने दांडी यात्रा करके नमक कानून को आज तोड़ेंगे। भारतीय समुद्र तट भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित किया जाए। हमारे जहाज़ भी नहीं रह सकते, हमारे जहाज़ सुरक्षित नहीं थे, तो जो समुद्री तट है वहाँ पर भारतीय जहाज़ सुरक्षित रहे। आप लोग इन 11 सूत्रीय मांगों को एक बार पढ़ना। जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग रखी थी, मैं वो यहाँ नहीं पढ़ रहा क्योंकि परीक्षा में आएंगी नहीं। फिर भी यदि आप लोगों को बाद में टाइम मिलेगा तो मैं वो 14 सूत्रीय मांग बता दूंगा।
जिन्ना की तो अलग ही कहानी है, वो तो आप लोग जानते ही हैं। दांडी यात्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, प्रश्न आएगा यहाँ से परीक्षा में, यहाँ से आना चाहिए। दांडी जिला नवसारी, राज्य गुजरात में एक जगह का नाम है दांडी, गुजरात में। दांडी यात्रा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी, 12 मार्च 1930 को। जो दांडी है वो अहमदाबाद का जो साबरमती आश्रम है, ये मान लीजिए साबरमती आश्रम है और ये दांडी है, इनके बीच में 200 किलोमीटर की लगभग दूरी है। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से यह 200 किलोमीटर की दूरी गांधी जी को तय करनी थी और इसका उद्देश्य नमक कानून तोड़ना था। अब देखो, उद्देश्य था नमक कानून तोड़ना। नमक कानून का मतलब नमक का जो निर्माण किया जाता था वो अंग्रेजों द्वारा किया जाता था। हम चाहते थे कि नमक जो है वो तटीय लोग कर सके, हमारे लोग अनुमान इसका निर्माण करें, उसको बेचें, उससे अपने घर की आजीविका चलाएं। लेकिन ऐसा नहीं था। गांधी जी ने कहा ये तो गलत है, अभी समुद्र का पानी है, सारे लोगों के अधिकार क्षेत्र में है, इसमें क्या दिक्कत है। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की नमक कानून तोड़ने के लिए। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी वहां पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को सुबह ही इस गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। जरा एक बार फिर से देखो दांडी यात्रा, ध्यान से देखो आप लोग। दांडी यात्रा की खास बात यह है कि यह यात्रा साबरमती आश्रम से गांधी जी ने प्रारंभ की है। 79 इनके अनुयायी भी साथ थे। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को यह यात्रा शुरू की थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी पैदल गए हैं, 200 किलोमीटर दूर पैदल दांडी यात्रा की थी और 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच गए थे। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल को सुबह सुबह उठते ही नहा धोकर के गांधी जी ने सबसे पहले नमक कानून तोड़ा और नमक कानून तोड़ने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। नमक कानून कब टूटा, याद रखना, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून टूटा है। दांडी यात्रा समाप्त कब हुई, 5 अप्रैल 1930 को दांडी पर पहुंच गए हैं गांधी जी। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा है। जैसे ही नमक कानून तोड़ दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोग दांडी यात्रा की कुछ तुलना पढ़ते हैं। दांडी यात्रा को पेरिस यात्रा कहते हैं। फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा यह की गई थी। इसे रोम यात्रा भी कह सकते हैं। इटली के मुसोलिनो द्वारा की गई थी। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी यात्रा को 2 यात्राओं से कंपेयर किया है। दांडी यात्रा की कौन कौन सी, पेरिस यात्रा और रोम यात्रा। समझ गए आप लोग बात। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने जा रहा है, लेकिन आज नहीं होगा। आज हम ये पढ़ेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया। सविनय यानी आदर के साथ, अवज्ञा कानून नहीं मानना। आपने कहा पानी का गिलास लाओ, आप बड़े आराम से कह रहे नहीं साहब मैं पानी का गिलास नहीं लाऊंगा, यह सविनय अवज्ञा है। आपने कानून बनाया, हम उसको आदर सहित, विनय के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, अनुग्रह के साथ आपके कानून को नहीं मानते। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया। नमक कानून का उल्लंघन करना, आपको पता ही है। स्कूलों व सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार करना। सरकारी कॉलेज स्कूल का बहिष्कार क्यों, क्योंकि सरकारी स्कूल और कॉलेज अंग्रेजों द्वारा ही स्थापित थे। अंग्रेजी ही, वो जो अंग्रेज जो थे वही अध्यापक हुआ करते थे, वही पढ़ाया करते थे। हमारा कोई उसमें ज़्यादा योगदान नहीं हुआ करता था। विदेशी कपड़ों की होली जलाना। स्त्रियों द्वारा शराब की दुकानों पर धरना देना। स्त्रियां जो हुआ करती थी वो शराब की दुकानों पर धरना दे दें। शराब का निषेध करना।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के ये मुख्य उद्देश्य थे। यानी नमक कानून तोड़ना, पहला तो नमक कानून तो तोड़ दिया गांधी जी ने, इसके अलावा स्वदेशी वस्तुओं को मतलब अपनाना और विदेशी वस्तुओं को जलाना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तो विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई थी, है ना। शराब की दुकानों पर महिलाओं द्वारा धरना दिलाना। आजकल तो महिलाएं भी कई पीती हैं, कोई बुरा मत मानना यदि पी रही हो तो, नहीं पीनी चाहिए, लेकिन उस टाइम कम पीती थी, नहीं पीती थी लगभग, तो उनको धरना दिलाने के लिए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तार में कल पढ़ेंगे आप लोग। आज आप लोगों ने ये पढ़ा 31 दिसंबर गांधी जी ने जो 31 जनवरी 1930 था, उसको 11 सूत्रीय मांग यंग इंडिया अखबार में रखी है। 11 मांगें आप लोगों ने सामने रखी है, मैंने आप लोग एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ना। और दांडी यात्रा के बारे में पढ़ा है जो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई है और 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी वहाँ पहुँचे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना पेरिस यात्रा और रोम यात्रा से की है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन हमने इन कारणों से प्रारंभ किया था। सबसे पहला नमक कानून तोड़ना, इसके अलावा सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों की होली जलाना और स्त्रियों द्वारा शराब की दुकानों पर धरना देना। फर्स्ट ग्रेड के लिए आप लोग होप एजुकेशन जेएम के एप्लीकेशन पर आ सकते हैं, जहाँ स्कूल व्याख्या था, फर्स्ट पेपर प्लस केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कराया जाएगा। रीट एलडीसी वगैरह भी चल रहा है। पशु परिचर का चल रहा है, हमारे ऐप पर लगभग वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, थोड़े बहुत बचे हैं, वो आप लोगों को 1-1.5 महीने के अंदर अंदर सारा सिलेबस करवा दिया जाएगा। ओके साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी कल सुबह 7:30 बजे NCERT की क्लास के साथ। और कल शाम को हम लोग पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन बड़े ही क्रांतिकारी तरीके से। धन्यवाद। जय हिंद।